Okay, good morning everyone, and we will start off with your EISSM classes today. हम अपने EISSM के अंदर approximately around 35 classes लेंगे for EIS part and about 15 classes for SM. That is how we will have around 50 classes. That is what our target will be like. Now EIS SM की classes के लिए कुछ instructions है जो मेरे first 15-20 minutes में मैं आप लोगों के साथ discuss करूँगा. Face to face live वाले students, virtual live वाले students, we will have some instructions for you how we wish to conduct the classes. So first 15-20 minutes, keep listening carefully please. Virtual live वाले please keep your cameras on. Everyone, Santosh, Kaushik, Ritesh, everyone, Pragya. Okay. सबसे पहला चीज, we will have all our classes based upon ICAI MAT. Physical live वाले, virtual live वाले, do we all have our ICAI MAT with us? Santosh, others have confirmed audio is okay. बाकी लोग confirm करना audio okay है ना? You can give me a thumbs up on the screen also. Yes, okay. So Santosh, just check with the connection on your side. Everybody's saying it's okay for the others on that side. Okay. ICAI MAT अगर वर्चुअल वाले आपके पास नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए अपने पास. दैट इज एन एडवाइस अवेलेबल. वी विल नीड द ICAI MAT फॉर आवर क्लासेस. मैं अपने क्लासेस में थ्योरी हमेशा ICAI MAT से ही पढ़ाने में बिलीव करता हूँ, फॉर द सिंपल रीजन कि अगर थ्योरी ICAI MAT से पढ़ेंगे तो स्कोर कर पाना ज्यादा इजी होता है. देखो, अपना ऑब्जेक्टिव, सिंपल लैंग्वेज, अपना ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है, बट साथ साथ में मार्क्स स्कोर करना है. नाउ ICAI जब भी अपना एग्जाम्स होल्ड करता है तो एग्जामिनर के पास यही ICAI MAT का कट पेस्ट वाला आंसर होगा. तो सामने वाला एग्जामिनर यही मैट का एक आंसर को कंपेयर करके आपका आंसर को रीड करेगा. अब अगर मैं आपको अपना एक बुक दूं, जो मैं दे रहा हूं आपको, 3 बुक मिले होंगे हमारी तरफ से, कईयों को मिल चुका होगा, बाकी लोगों को हो सकता है इन कोरियर इन ट्रांजिट होगा, मिल जाएगा. बट अगर मैं आपको अपना एक बुक दूंगा तो वो मेरा वर्जन ऑफ ICAI MAT होगा, और फिर आप जब लिखेंगे तो वो आपका वर्जन ऑफ मेरा वर्जन होगा. तब तक बहुत सारा डाइवर्जन हो जाता है. So it is best advisable that we study from ICAI MAT. 4 बार इस बुक से पढ़ेंगे, अपने आप कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली आंसर लिख पाएंगे, ज्यादा बेटर क्वालिटी का मार्क्स आंसर लिख पाएंगे, ज्यादा बेटर मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. That's the objective of studying from ICAI MAT only. Yes, you will receive certain maths from our side. So there will be this EIS का समरी बुक होगा जो आपको मिल रहा होगा. There will be this SM का समरी बुक होगा जो आपको मिल रहा होगा. And then you will have this question bank of MCQs that you will receive. But these are all for revisionary purposes. हम अपने क्लास में सिर्फ ICAI MAT से पढ़ने वाले हैं. हाँ, 1.5 दिन के अंदर आपके लिए पूरा ICAI MAT कवर करना डिफिकल्ट होता है, तो उस 1.5 दिन के लिए अलग से आपको ये रिवीजन मैट दिया जाएगा. इनफैक्ट इस रिवीजन मैथ्स को कैसे यूज करना है वी विल डिस्कस ओवर द कोर्स. हर एक चैप्टर को हम खत्म करने के बाद क्लास में रिवीजन मैट को यूज करेंगे. एक अलग सेशन होगा जहां रिवीजन मैथ से चैप्टर को रिवाइज करवाएंगे, साथ साथ में MCQ बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे. सो आपको डे टू डे क्लासेस के लिए फेस टू फेस वाले स्टूडेंट्स, वर्चुअल लाइव आपको और हमारे SKC मैथ्स कैरी करने का दरकार नहीं है. आपको सिर्फ ICAI MAT की दरकार पड़ेगी फॉर डूइंग द क्लासेस. जब हमारा समरी मैट का क्लास होगा, समरी सेशंस होंगे, आपको अलग से बता दिया जाएगा कि एक समरी सेशन होगा, उसके लिए आपको समरी मैट एंड MCQ मैट का जरूरत पड़ रहा होगा. ओके, हमारे क्लासेस के अंदर 2-3 चीजें हैं. सबसे पहला चीज ये समझिएगा कि माई क्लासेस have to be a two-way communication. You have to keep interacting with me. खास करके virtual live वाले, please understand that you have not taken recorded lectures, you've taken a virtual live. दोनों में एक फर्क होता है. Recorded में आप मौन व्रत रख सकते हैं, virtual live में आपके पास choices नहीं है. I will not let you remain silent. So you have to keep participating and interacting and discussing. Queries आता है, doubt आता है, पूछने का, discuss करने का, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, I have no problem. We will discuss sufficiently. But doubt को यहाँ clarify करने का. That is important. EIS and SM में EIS थोड़ा सा टेक्निकल है, डिफिकल्ट नहीं है, टेक्निकल है. टेक्निकल चीज को समझा ना तो आंसर कर पाओगे, नहीं समझा तो डिफिकल्ट बन जाएगा. डिफिकल्टी इज ओनली इन द माइंड. बहुत सारे लोग बोलते हैं डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन टेक्निकल है जिसको आप रट के पार नहीं कर सकते. इसको समझना पड़ेगा.
ठीक है ना, आपने अगर अपने प्रेडिसेसर से, सीनियर से सुना होगा, पूछा होगा, तो यही वो सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा लोगों को अटकाता है, लटकाता है, डिफिकल्टी क्रिएट करता है, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जिसपे उन्होंने सबसे कमती एफर्ट भी दिया होता है. Now, obviously, I don't expect you to study this same subject as much as, let's say, your practicals like, let's say, accounts or tax. But still, this is a subject that is worth 100 marks and that will need a reasonable amount of time of yours. अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे क्लासेस के साथ साथ में इसको एक बार घर जाके रीड करना है. That is the only effort that you have to do. क्लास के साथ साथ में घर में जाके रीड करोगे. मैं हर क्लास के स्टार्टिंग में प्रीवियस क्लास रिवाइज कराऊंगा, हर क्लास के एंड में पूरा सेशन को रिवाइज कराऊंगा. आप एक बार घर में रिवाइज करोगे, साथ साथ में 3 बार रिवीजन हो रहा होगा सर, अपने आप कॉन्सेप्ट सेट इन हो रहा होगा. सो वी विल डू एवरीथिंग टिल द फाइनल डे टू इंश्योर दैट यू परफॉर्म वेल, बट यू हैव टू ओनली फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस. एंड फॉर नाउ द इंस्ट्रक्शन इज ओनली इतना कि एक क्लास खत्म होने के बाद, अगर आप रिकॉर्डेड भी कर रहे हैं, तो अगली क्लास शुरू करने के पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे देकर उस सेशन को रिवाइज करिए और फिर क्लास करना शुरू करिए. वो और ज्यादा इफेक्टिव होगा, बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए. नाउ प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये वर्चुअल लाइव वालों के साथ खास करके होता है, रिकॉर्डेड वालों के साथ भी होता है. फेस टू फेस वाले तो फिर भी सामने होते हैं, उनके चेहरे से हमें समझ में आ जाता है इनको समझ में आया या नहीं आया. तो प्रॉब्लम क्या होता है, क्लास में डाउट पूछते नहीं है सर. डाउट आ भी जाता है तो मन में रख लेते, सोचते हैं सबके सामने पूछेंगे, पता नहीं कौन क्या सोचेगा, घर जाके समझ लेंगे. पर सर घर जाके बुक भी वही रहता है, मैं भी वही रहता हूं, समझ में तो आता नहीं है. तो फिर सोचते हैं बगल वाले से समझ लेंगे, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है. बट सब प्रॉब्लम क्या है, तो वो भी मेरा ही फ्रेंड, समझ में तो उसको भी उतना ही आता है. तो एज अ लास्ट रिसोर्ट होता है, स्टूडेंट माइंड एज अ लास्ट रिसोर्ट होता है, सर रट के चले जाएंगे. सर हम तो प्रैक्टिकल्स तक रट लेते, टैक्स का सारा ट्रीटमेंट से लेके, कॉस्टिंग एंड एफएम के फॉर्मूला से लेके, अकाउंट्स के एडजस्टमेंट तक रटा हुआ होता है सर हमारा. तो ये होगा तो ये करना है सर, डोंट आस्क मी व्हाई, बस सर. ठीक है ना, ये डेबिट साइड में आता है, ये क्रेडिट साइड में आता है, इसको ऐड करना होता है, इसको माइनस करना होता है, बस ये रटा हुआ होता है सर हमारा. तो अगर किसी ने गलती से अपनी बुक खोली हो, तो हमारे एसएम में 8 चैप्टर है, ईआईएस में 5 चैप्टर है, 13 चैप्टर है. हर एक चैप्टर में बच्चा 4 ऐसे टॉपिक इकट्ठा कर लेता है जो समझ में नहीं आया, जो वो रटने वाला है. अब 1.5 दिन में ये 50 टॉपिक रटे या बाकियों को रिवाइज करें, क्यों लाइफ में पाइल ऑन करना है. कॉन्सेप्ट्स को यहीं पे क्लैरिफाई करके कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते हुए चलेंगे. दैट इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग विद दी सेशंस. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे रिवाइज करो. बाकी हम पीरियोडिक मॉक टेस्ट ले रहे होंगे, और ये मॉक टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीरियसली, सिस्टमैटिकली ये मॉक टेस्ट दें. हमने नवंबर 22 में ऑलमोस्ट 4-5 मॉक टेस्ट के आसपास लिया था. ठीक है ना. एंड बिलीव मी, इफ यू आस्क सम ऑफ द प्रेडिसेसर्स, we had Kinjal was a student of ours, AIR 1 thi, she was November 21, Nishtha AIR 2 thi, May 22, and you look at their videos, it's there on YouTube, and you will see they have all categorically stressed on 2 things. One is regular revision from start, second is appearing from the mock test seriously. Believe me, अभी आपको लग रहा होगा सर बोल रहे हैं हाँ ठीक है ना सर, हम भी टेस्ट दे लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस का प्रेशर बढ़ता है ना, यही सबसे डिफिकल्ट हो जाता है और लोग छोड़ देते हैं. बार बार स्ट्रेस देके बोल रहा हूं, जब मैं टेस्ट शेड्यूल करता हूं, लोग बोलते हैं सर अभी क्लासेस नहीं फिनिश हुई, सर उसका बैकअप बचा हुआ है, सर वो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, सर कॉलेज का ये है, सर मैं बाद में दे दूंगा टेस्ट. वो कभी बाद में नहीं आता है. हर बैच में 20 to 25% बच्चा होता है जो सिंसियरली मॉक टेस्ट देता है, और आईसीआई का रिजल्ट भी 20-25% आता है. डरा नहीं रहा, मैं तो समझा रहा हूं कि एफर्ट रिटर्न साथ साथ चलता है. थोड़ा सा सीरियसली, रेगुलरली एफर्ट डालोगे, आपको लास्ट में प्रेशर नहीं फील होगा इस सब्जेक्ट का, वरना लास्ट में जाके सब्जेक्ट थोड़ा सा प्रेशर वाला बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए. साथ साथ में कितना प्रेशर डालना है, कुछ नहीं, सिर्फ आधे घंटे 20 मिनट दीजिए, टॉपिक को रिवाइज करके अगले क्लास के लिए बैठना है. अभी के लिए मेरी क्लासेस ना 2 अलग अलग मोड में होती है. जैसे आपके घर का गुड नाइट एक्टिव मोड और डबल एक्टिव मोड में आता है, वैसे ही हमारी क्लासेस भी 2 अलग अलग मोड में हो रही होती है. ओके, सबसे पहले देयर विल बी अ डिस्कशन मोड. डिस्कशन मोड के अंदर वो टॉपिक पहले आया है नहीं आया है इससे फर्क नहीं पड़ता, हम डिस्कशन एग्जॉस्टिवली कर रहे होते हैं. दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वो टॉपिक पहले आया है या नहीं आया है. लेकिन एक बार
हमने डिस्कशन सारा कर लिया, उसके बाद हम सिर्फ रीड एंड राइट मोड में होते हैं। रीड एंड राइट मोड इज प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड। वो टॉपिक में हम सिर्फ उतना ही रीड एंड राइट करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव रेलेवेंट हो रहा होगा। सो डिस्कशन एग्जॉस्टिव होगा। कई बार हम आधे आधे एक एक घंटे तक डिस्कशन कर रहे होंगे और उसके बाद सिर्फ रीड एंड राइट एग्जाम पर्सपेक्टिव एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे होंगे, क्योंकि सर जितना एग्जाम में आएगा उतना ही रीड एंड राइट करेंगे, बाकी जून में रीड करेंगे जनरल नॉलेज के लिए। हम तो मे वाले हैं सर, ठीक है ना। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव जितना रेलेवेंट है, एंड बी रेस्ट अश्योर्ड हर वो टॉपिक जो एग्जाम में पास्ट में आया नहीं आया, आ सकता है वो अपने क्लास में कवर्ड होगा। और अगर कोई भी ऐसा लाइन है जो हम क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे, रीड नहीं कर रहे, यानी समझ जाना एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, उसको जून में पढ़ना है, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, सिंपल। आईसीआई का बुक थोड़ा सा मोटा है, इसलिए समराइज करके समरी बुक में दिया गया है, लेकिन क्लास में आईसीआई मैथ से ही डिस्कशन करना है अपने को। मेरे को अपनी क्लासेस के लिए एक अलग कॉपी चाहिएगा, प्लीज मेक अ सेपरेट कॉपी, इट इज एडवाइजेबल। क्योंकि आइडियली ये समझो कि अपने पास ऑलमोस्ट एक प्रैक्टिकल टॉपिक है फ्लो चार्ट्स का, which we will have around 35 flow charts that we will draw, प्लस कई सारे ना टेक्निकल टॉपिक जो लेंदी होंगे, उसमें मैं लॉन्ग राइटअप्स भी आपको लिखवा रहा हूँ। सो आई विल नीड अ सेपरेट कॉपी, पतला वाला अलग कॉपी बना लीजिएगा। आज नहीं हो तो शीट्स में मैनेज करते हैं, उसको नेक्स्ट डे कॉपी में कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी अलग मेंटेन करना है, क्योंकि कई बार तो लोग क्या होता है कॉपी भी सब्जेक्ट वाइज नहीं मंथ वाइज बनाते हैं। ये अक्टूबर वाला कॉपी, ये नवंबर वाला कॉपी, ये दिसंबर वाला कॉपी। उसी कॉपी में 4 पन्ना अकाउंट्स कर रहे हैं, 2 पन्ना कॉस्टिंग कर रहे हैं, 2 पन्ना एफएम कर रहे हैं, बीच में 1 पन्ना थ्योरी। और एग्जाम के पहले 1.5 दिन में ट्रेजर हंट करना पड़ता है कि कौन सा कॉपी में कौन सा वाला नोट्स है। एक कॉपी अलग बनाओ, आधा भरेगा, आधा खाली होगा, आधा इज नॉर्मल लॉस। यू अंडरस्टैंड, नॉर्मल लॉस, ठीक है ना। बट वी विल हैव टू मेक अ सेपरेट कॉपी, इट इज एडवाइजेबल। आज हो तो बेस्ट है। ओके, हम डिस्कस करते हैं अभी कुछ चीजें आपके साथ। मेरे पास और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, जैसे जैसे याद आएगा, I'll keep mentioning that to you, बट फॉर नाउ सबसे पहला चीज है अपने बुक का नाम, दैट इज व्हाट वी स्टार्ट ऑफ विद। सो एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, EIS। ओके, एंटरप्राइज वर्ड, अच्छा इनफैक्ट इसमें आने के पहले नाम पे आ रहा है इसलिए याद आ रहा है, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, सर एक बात बताइए, सर हम CA करने निकले थे, बीच में एक तो कॉस्टिंग का ब्रांच निकला, एफएम का ब्रांच निकला, समझ में आया, सर टैक्सेशन का ब्रांच निकला, वहां तक भी समझ में आया, सर ये EIS क्यों, सर वाई। सो लॉजिकली समझना कि आज के दिन में आपके लाइफ का एक इनसेपरेबल हिस्सा है IT। आपका गुड मॉर्निंग फेसबुक पे होता है, आपका गुड नाइट इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे होता है, और इस बुक और ग्राम के बीच में आप सारी दिन में कई सारा समय अपना इस IT पे बिताते हैं। बिजनेस वर्ल्ड का बात करें तो बिजनेस का हर काम आज के दिन में E-फाइलिंग हो गया, E-बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन हो गया। तो आज के दिन में पर्सनल एंड प्रोफेशनली अगर सारा काम ऑनलाइन होता जा रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए, अगर सारा काम ऑनलाइन होता जा रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या काम करना चाहिए, इसको समझना बेहतर होगा। और आप IT, एडवांस ITT वगैरह में जो सीखते हैं वो सिर्फ नाम का सीखते हैं, इसीलिए ये जरूरी होता है कि आपको थोड़ा सा टेक्निकली IT पढ़ाया जाए, और आप तब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे जब तक उसके अंदर मार्क्स अलॉटेड ना हो, इसीलिए उसको एक सब्जेक्ट बनाया गया है। इसके हर एक चैप्टर में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है जो आप सीखोगे। सो हम चैप्टर 1 में प्रॉपर BPA का बात करेंगे, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, हाउ कैन वी ऑटोमेट द बिजनेस के एक्टिविटीज। चैप्टर 2 वी डिस्कस विद यू अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड ERP, अगर आपने नाम सुना हो तो बहुत अच्छा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नाम सुना तो अच्छा, नहीं सुना तो और भी अच्छा, लोड नहीं लेना, मेरे सिलेबस में है पूरा एक चैप्टर, वील डिस्कस। चैप्टर 3 इज अबाउट information systems, that is going to be the chapter that we are going to be starting off with, information systems. Okay, so we will discuss what are information systems, क्या कैसे इनमें काम होता है, ये डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 एक आपके लाइफ का एक और इनसेपरेबल हिस्सा होगा, ई-कॉमर्स। तो आप दिन भर Amazon, फ्लिपकार्ट तो कर लेते हैं, ब्लिंकिट, जोमैटो, स्विगी, ये सब कैसे काम करता है, कैसे यू क्लिक अ बटन एंड द प्रोडक्ट इज ऑर्डर्ड एंड डिलीवर्ड एंड आप COD पेमेंट कर देते हैं, हाउ डज दैट एंटायर मैकेनिज्म वर्क, वी डिस्कस ई-कॉमर्स। चैप्टर 4, बैंक्स एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कॉल्ड कोर बैंकिंग सिस्टम्स। अब ये कोर बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, व्हाट इज अ कोर बैंकिंग सिस्टम, CBS नाम सुना हो तो अच्छा।
नहीं सुना तो और भी अच्छा, मेरा पूरा चैप्टर है, आई विल डिस्कस विथ यू, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज अ ओवरव्यू ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट वी आर गोना गो इनटू, और ये सब कहीं ना कहीं आपके लाइफ में रेलेवेंट होगा। आप जिस भी इंडस्ट्री में जॉब करते हो या अपना बिजनेस करते हो, इट इज गोना बी रेलेवेंट फॉर यू। तो क्यों ना थोड़ा टेक्निकली समझ के काम करें। प्लस आप ऑडिट की ट्यूशन शुरू हो चुकी क्या आप लोगों की? वर्चुअल वाले फिजिकल लाइफ शुरू हो चुका है? वर्चुअल वाले कितनों का ट्यूशन शुरू हो चुका है? गिव मी अ यस है। जिनको वर्चुअल वाले, आपके पास 3 तरीका होता है यस करने का। थम्स अप कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मल जूम में थम्स अप करते हो। स्क्रीन ऑन है तो आप हैंड्स रेज करके या वैसे हैंड रेज कर सकते हो, या आप नॉर्मल चैट में टाइप कर सकते हो। ओके, यस यस, आई हैव सी अ फ्यू हैंड रेज बाय रितेश। ओके, गॉट इट रितेश। ओके, संतोष, कौशिक, प्रज्ञा। ओके, सो जिनकी ऑडिट की क्लासेस नहीं शुरू हुई है, प्लीज चारों पेपर है, शुरू कर लीजिए अगर आप अभी तक वेट कर रहे हैं तो। जिनका खत्म भी हो गया हो, बहुत पहले शुरू कर लिया, वेरी गुड, इवन बेटर। ऑडिट में आप बहुत सारे टाइप के ऑडिट का नाम सुनेंगे, जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, जीएसटी ऑडिट होता है, मैनेजमेंट ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट होता है, वैसे ही एक सिस्टम ऑडिट होता है। और ये सिस्टम ऑडिट की टीम में आप और हमारे जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं। सर हमें तो इंजीनियरिंग वगैरह नहीं किया, हमें तो टेक्निकल नहीं आता। आपको ऑडिट आता है जो टेक्निकल वालों को नहीं आता है, इसीलिए उस टीम में ब्लेंड होता है। कुछ टेक्निकल वाले होते हैं, कुछ हम जैसे ऑडिटर्स होते हैं। दैट इज हाउ सिस्टम ऑडिट होता है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ रीजन व्हाई दिस सब्जेक्ट इज देयर इन आवर सिलेबस। सर इतना ही है तो फिर आप एक बात बताओ, ये सब्जेक्ट हट क्यों रहा है? बिकॉज न्यू सिलेबस के अंदर इन्हें सब्जेक्ट कम करने थे, सिलेबस लोड आपका कम करना था, 8 से 6 सब्जेक्ट करने थे। क्योंकि सब्जेक्ट्स कम करने थे, सो लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हटाए जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली दैट डज नॉट मेक देम अनइंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जांपल अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स मर्ज किया जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि एडवांस अकाउंट्स रेलेवेंट नहीं था, ऑब्वियसली था, बट अब उसको कम करना है तो वही जगह है। फाइनल का कॉस्टिंग हटाया जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि कॉस्ट इज अ सब्जेक्ट दैट इज इररिलेवेंट, ऑब्वियसली रेलेवेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं दैट वाज द प्लेस वेयर दे कुड कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल। सो ये सब्जेक्ट डेफिनेटली रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट है। हमारे पास लास्ट चांस है सीखने का, आगे वालों को ये मौका नहीं मिलेगा उतना अच्छे से। सो सीखते हैं, समझते हैं एंड शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके बुक का नाम जहां से हम शुरू कर रहे थे, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो टेल मी, व्हाट डज द वर्ड एंटरप्राइज मीन? एनीवन? फिजिकल लाइफ एंड वर्चुअल लाइफ, यू हैव टू पार्टिसिपेट। मेरे क्लासेस में राइट या रॉन्ग से फर्क नहीं पड़ता, ओके? You have to participate, that is important. बाकी राइट या रॉन्ग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने लिए। सो व्हाट इज एंटरप्राइज? या ओके, ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल वाले, व्हाट इज एंटरप्राइज? बिजनेस एंटिटी, ओके। Business, entity, organization. Enterprise is any entity, business that is carrying out business activity, any entity carrying out business activities. ठीक है ना? That may be with profit or without profit motive, but the idea is it is carrying out business activity. That is an enterprise. What does the word information mean? Information word का मतलब, हाँ जी, अरिंदम, सिमरन, relevant part of data, okay? Ritesh says facts or knowledge, okay? Processed data, Pragya says, okay? Kaushik says facts, okay? Facts, data, ये दो वर्ड बार बार आ रहे थे। So what is data? सर आप तो इंग्लिश टेस्ट लेने लग गए सर, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। व्हाट इज डेटा? रॉ फैक्ट्स, कौशिक सेज रॉ फैक्ट्स, ओके। या व्हाट्स डेटा? पीपल डिसाइड। collection of raw facts and figures, okay. Pragya says collection of raw facts and figures, okay, good Pragya. Okay, let's take an example, okay, and from that example we'll try to understand what's information and what's data. Let's say I have a school where in the school we've got about 500 students.
And for each of the 500 students, I can have, let's say, 500 facts and figures. 365 days ka attendance, father's name, mother's name, address, date of birth, marks, co-curricular activities, fees payment. I can have 500 facts and figures. 500 students, 500 facts and figures. I have got lakhs of facts and figures. Out of this lakhs of facts and figures, can we have any meaningful conclusions that we can derive? Yes or no? क्या कुछ भी मीनिंगफुल कंक्लूजन हम डिराइव एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इस लैक्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स से? यस और नो? यस और नो? यस, नो, नो, यस. Okay, some people are saying no, some people are saying yes. So yes वाले, what kind of meaningful conclusions can we draw? Example के लिए, what kind of informations, what kind of conclusions? Average age, okay, okay, average marks. Let's say अगर मुझे एवरेज एज कैलकुलेट करना है, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है, लेट्स से मुझे फीस पेमेंट्स कैलकुलेट करना है, एवरेज एज, एवरेज मार्क्स, फीस पेमेंट्स, लोकेशन ऑफ द स्टूडेंट, रीजन वाइज, कितने जन नॉर्थ कलकत्ता से हैं, साउथ कलकत्ता से, कितने आउटसाइड कलकत्ता से हैं. सो ये सब फाइंड करने के लिए लेट्स से एवरेज एज निकालना है, एवरेज मार्क्स निकालना है. इसके लिए क्या फादर्स नेम चाहिए, क्या मदर्स नेम चाहिए, क्या डेट ऑफ बर्थ चाहिए, क्या एज के लिए तो चाहिएगा, ओके. रोल नंबर चाहिए, क्या मार्क्स चाहिए, क्या हाँ एवरेज मार्क्स के लिए चाहिए. इन इट्स बेयर फॉर्म सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं चाहिएगा. तो मुझे ये कैलकुलेशंस करने के लिए पहले इसको प्रोसेस करना पड़ेगा. इररेलेवेंट कॉलम्स को रिमूव करेंगे, रेलेवेंट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, एंड देन यूजिंग द रेलेवेंट कॉलम आई कैन फाइंड सर्टेन मीनिंगफुल कंक्लूजन्स. बट इन इट्स बेयर फॉर्म इससे कुछ भी मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकल सकता, बिकॉज सर ये तो, इसमें तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो अल्फाबेटिक फॉर्मेट में है, कुछ तो डेट फॉर्मेट में है, कुछ तो न्यूमेरिक फॉर्मेट में है. इन इट्स बेयर फॉर्म इससे कुछ भी मीनिंगफुल कंक्लूजन्स नहीं निकल सकता. दिस लैक्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज डेटा. इसको जब प्रोसेस करते हैं, इररेलेवेंट कॉलम को रिमूव करते हैं, रेलेवेंट कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, तब उस रेलेवेंट कॉलम से हम जो कंक्लूजन्स निकाल पाएंगे, दैट्स गोना बी इंफॉर्मेशन. डेटा इज लाइक रॉ सब्जी, इंफॉर्मेशन इज लाइक पाव भाजी. Data is raw facts, information is processed data. Information is structured, organized, processed data. Okay, very good, Kaushik. Information is structured, organized and processed data. Data is in raw form, जिससे meaningful conclusions नहीं कुछ भी निकाल पाते. Enterprise word सीखा, information word सीखा, system. Now system word सुनते ही सबसे पहला examples जो आपके mind में आए, shoot. Start shooting. Whatever examples come to your mind. System. Go on. Go on. Railway system. Okay. सिमरन recently shift किया क्या? ट्रेन में आया था क्या? Railway system. Computer system. Okay. Examples of a system, go on. Education system, okay. Railway system, computer system, education system. Mobile phone. Oh, AC, is AC a system? Yes. Projector, is projector a system? Camera. Is camera a system? Yes or no? No, yes. Software, is software, yes, software is a system. Human body, it's a system. Music system, उसके तो नाम में ही सिस्टम है. और सर नाम भी जाना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सोलर सिस्टम, बड़ा सोचे. ओके, एग्जांपल्स. सो लेट्स से मोबाइल फोन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ओके,
एजुकेशन सिस्टम, इन सब में क्या कॉमन है, वहां से सिस्टम वर्ड का डेफिनेशन निकालते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, रेलवे सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सिस्टम, इन सब में बोला बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स होंगे, सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होंगे, एक एक एजुकेशन सिस्टम में अलग अलग डिपार्टमेंट्स एंड पार्ट्स होंगे। ये पार्ट्स आपस में कनेक्टेड होंगे, चाहे वायर से कनेक्टेड हो, नर्व से कनेक्टेड हो, चाहे वायरलेस कनेक्टेड हो, चाहे पॉलिसीज के थ्रू कनेक्टेड हो, और ये सारे डिपार्टमेंट्स, पार्ट्स, कंपोनेंट्स, टुकड़े मिलकर काम करेंगे फॉर अ कॉमन पर्पस, ऑब्जेक्टिव और गोल। तो वो टुकड़े जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो मिलकर काम करते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस और गोल, उसको हम लोग सिस्टम बोल रहे हैं। सिंपल है, एकदम बेसिक लेवल पे। सिस्टम क्या होगा, वो टुकड़े जो आपस में जुड़े हुए हैं एंड मिलकर काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन पर्पस और गोल, दैट विल बी कॉल्ड अ सिस्टम। सर, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिविजुअली सीखा ना। व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? बोला सर डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसको प्रोसेस करने से इंफॉर्मेशन बनता है। वो सिस्टम जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। एकदम बेसिक ग्रास रूट लेवल से इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे हम। बोला सर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। सर सिंपलेस्ट एग्जांपल इज अ कैलकुलेटर। आप उसमें इनपुट डालते हैं 2 + 2, वो आउटपुट देता है 4। सोच रहे हैं वर्चुअल वाले, ठीक है ना? आपने ये जो 2 + 2 डाला, ये क्या था? डेटा। ये जो 4 आया, ये क्या है? इंफॉर्मेशन। इवन अ कैलकुलेटर इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज कन्वर्टिंग योर रॉ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। लेकिन कैलकुलेटर तो सर हम एग्जाम के लिए भी काम में ले सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बिजनेस के काम में आता है, उसको हम बोलेंगे एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो व्हाट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम? सर इट्स अ सिस्टम, टुकड़े मिलके काम करेंगे, जुड़े हुए होंगे फॉर अ कॉमन गोल। इट्स अ सिस्टम that will be used to convert data into information, and it will be an information system that will be used for business purposes, for carrying out business activities. तो अगर आपने टैली का नाम सुना हो, टैली is an example of enterprise information system. core banking systems, अभी जो एग्जांपल दे रहे थे CBS, it's an example of enterprise information system. ERP, अभी नाम बता रहे थे आपको, ERP is an example of enterprise information system. These are all information systems. और पता है कोई भी IS, हम शॉर्ट में IS बोलेंगे, ठीक है ना? IS मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो अल्टीमेटली कोई भी IS पता है करेगा क्या? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देगा, हमें इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहा होगा। तो फिर सर इनमें फर्क क्या होगा? बस अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, बट हर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम काम वही कर रहा होगा, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। आर यू गेटिंग ऑल दिस? Yes or no everyone? Conceptually यहां तक क्लियर है क्या वर्चुअल वाले? Everyone from अरिंदम to सिमरन? ओके, वेरी गुड। तो हम लोग यहां से जितना हमने डिस्कस किया, पहले इतनी चीजें हम लिखना शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी 2-3 पन्ना बुक का पढ़ा दिया आपको, ठीक है ना? तो हम जब डिस्कशन मोड में होंगे, बहुत कुछ कवर कर रहे होंगे, पता भी नहीं चलेगा। अभी जितना डिस्कस किया उतना चीज लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सो आउट विद योर कॉपीज प्लीज, फ्रेश पेज, गिव अ हेडिंग। फ्रेश पेज, गिव अ हेडिंग, एंटरप्राइज EIS बेसिक कॉन्सेप्ट्स। EIS basic concepts. उसके नीचे लिखना पॉइंट नंबर 1, डेटा। डेटा लिखना, डेटा इज अ
collection of data is a collection of raw facts and figures data is a collection of raw facts and figures from which data is a collection of raw facts and figures from which no meaningful conclusions can be derived. Data is a collection of raw facts and figures from which no meaningful conclusions can be derived. Okay, next line, point number 2. Information लिखना, processed data is called information. Processed data is called information. And information helps us in information helps us in decision making. Information helps us in decision making. Next line, point number 3, system. System लिखना, a system is a set of components that are interdependent, interrelated, system is a set of components that are interdependent, interrelated, system is a set of components that are interdependent, interrelated, that operate collectively towards a common purpose or a goal. That operate collectively towards a common purpose or a goal. That operate collectively towards a common purpose or a goal. Next line, point number 4, na? Information system. Information system. The system that does data processing. The system that does data processing / information processing the system that does data processing / information processing
to convert data into information, to convert data into information is called an information system, is called an information system. फुल स्टॉप, कंटिन्यू करके लिखना. In case of information system, there is in case of information system there is GIGO concept. What is GIGO concept? Anyone? What is GIGO concept? Okay. GIGO concept stands for garbage in, garbage out. हिंदी में हम कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी. इंग्लिश में we say as we sow so you reap. The quality of input determines the quality of output. If garbage is what goes in, then garbage is what comes out. आप वर्ल्ड का बेस्ट गन्ने के जूस का मशीन लगाओ और उसमें सड़ा हुआ गन्ना डालोगे तो जूस सड़ा हुआ ही निकलेगा. The quality of input determines the quality of output. वहीं पे कंटिन्यू करके लिखना. In case of IS there is GIGO concept. Full stop. The quality of input bracket data, the quality of input bracket data determines the quality of output bracket information. The quality of input bracket data determines the quality of output bracket information. देखो समझ में आ रहा है क्या? The quality of input determines the quality of output. क्लियर है क्या? उसके नीचे ये डायग्राम कॉपी करेंगे. 1 मिनट दे रहा है. कॉपी कर लो.
ओके, हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज में व्हाट इज डेटा समझा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन समझा, व्हाट इज सिस्टम समझा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम समझ लिया, व्हाट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम समझ लिया। गीगो कॉन्सेप्ट हमने कहा नहीं, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं लिखा ना, नेक्स्ट वाला एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5। ओके, गीगो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना एवरीवन? द क्वालिटी ऑफ इनपुट determines the quality of output. The quality of database will determine the quality of information. जैसा database होगा वैसा information आ रहा होगा। ओके, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम लिखना, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम लिखना। There are various types of information systems. There are various types of information systems. However, certain information systems that are used for certain information systems that are used for carrying out business activities are called enterprise information systems. Those information systems that are used for carrying out business activities will be called enterprise information system. हम ना एक वर्ड यूज कर रहा था बीच में, डेटाबेस। किसी ने पूछा नहीं तो हम पूछ लेते हैं, व्हाट इज डेटाबेस? ये सब वर्ड्स मैं क्यों लिखवा रहा हूं समझ के रखो कि अपने लिए हर चैप्टर में ये वर्ड्स आएंगे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी क्लास, एंड वी विल नॉट कम बैक टू दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन। तो फर्स्ट क्लास आधा घंटा हम दे सकते हैं, हर क्लास में हमारे लिए टाइम इसको डिवोट करना पॉसिबल नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअली सेट होगा, तो जब ये वर्ड्स आएंगे अनकंफर्टेबल नहीं होंगे हम पढ़ते टाइम। व्हाट इज द वर्ड डेटाबेस मीन्स, एनीवन? collection of data, Kaushik says. Single file or a collection of files for storing. Correct प्रज्ञा। ओके, हमने जो आपको स्कूल वाला एग्जाम्पल दिया था, अब स्कूल के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब ये सारे स्टूडेंट्स का सारा लाखों डेटा हम एक ही फाइल में तो नहीं रखेंगे, हम उसको अलग अलग फाइल में रखे होंगे। लेट्स से स्टूडेंट्स का मार्क्स का डिटेल्स एक फाइल में, अटेंडेंस डिटेल्स एक फाइल में, पर्सनल डिटेल्स एक फाइल में, फीस पेमेंट डिटेल्स एक फाइल में, ये अलग अलग फाइल में अलग अलग डेटा रखा हुआ होगा। अब अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए, लेट्स से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए आपको उसका लास्ट 1 मंथ का अटेंडेंस चाहिए और लास्ट 5 मॉक टेस्ट का मार्क्स चाहिए। तो अगर आप ये अलग अलग फाइल्स होंगे तो आपको मैन्युअली जाके पहले वाले फाइल में से 1 महीने का अटेंडेंस लेकर आना पड़ेगा, दूसरे फाइल में से जाके 5 मॉक टेस्ट का मार्क्स लेना पड़ेगा, थर्ड वाले फाइल में से जाके उसका नाम डिटेल्स वगैरह लेकर आना पड़ेगा, और फिर आप उसको एक साथ एनालाइज कर पाओगे। लेकिन इन अ डेटाबेस ये सारे फाइल्स आपस में लिंक किए हुए होंगे, इन द सेंस कि ये सारे फाइल्स आपस में लिंक्ड होंगे। हम खाली एक कमांड देंगे थ्रू अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड डीबीएमएस,
हम खाली एक कमांड देंगे थ्रू अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड डीबीएमएस, और डीबीएमएस मेरे लिए हर एक फाइल में से डेटा ढूंढ के निकाल के ला कर दे देगा। लेकिन वो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब ये फाइल्स लिंक्ड होंगे, ताकि डीबीएमएस को समझ में आ जाए इस फाइल का ये रिकॉर्ड, इस फाइल का ये रिकॉर्ड और इस फाइल का ये रिकॉर्ड एक ही स्टूडेंट से रिलेटेड है। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? ओके, सो आइडियली अगर ये कनेक्टेड लिंक्ड है, हमें पता रहेगा, तब तो ऑब्वियसली हम इजीली उसको डीबीएमएस डेटा पुल कर सकेगा। वरना उसको कैसे समझ में आएगा कि ये मार्क्स और ये अटेंडेंस और ये पर्सनल डिटेल्स एक ही स्टूडेंट का है? एनी सिंगल फाइल और अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स where all the data will be kept in a systematic and arranged manner and all the files will be linked to each other will be called a database. सारे फाइल्स आपस में लिंक्ड होने चाहिए और फाइल में सारा डेटा सिस्टमैटिक अरेंज्ड मैनर में रखा हुआ होगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ डेटाबेस। एक एक्सेल के अंदर जितना भी डेटा होगा तो उसको हम ऐसे रैंडम तो नहीं रखेंगे कि 8, 10, फिर B20, फिर C30, फिर D12, सिस्टमैटिकली अरेंज करके रख रहे होंगे, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ डेटाबेस फॉर अस। क्लियर हो रहा है? लिख लो ना, पॉइंट नंबर 6 ना, डेटाबेस। Any single file or a collection of files, any single file or a collection of files where all the data is kept, any single file or a collection of files where all the data is kept in a systematic and arranged manner, where all the data is kept in a systematic and arranged manner and all the files are linked to each other. And all the files are linked to each other is called a database. क्लियर हो रहा है? ओके, उसके नीचे से नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं आपके साथ। 2 कॉलम बनाना है इक्वल विथ अबाउट 6 रोज, 5-6 रोज। फर्स्ट कॉलम का हेडिंग होगा 5 स्टेप्स। फर्स्ट कॉलम का हेडिंग लिखो 5 स्टेप्स स्लैश functions of IS. 5 steps slash functions of IS. सेकेंड कॉलम का हेडिंग लिखो 5 components of IS. 5 steps slash functions of IS and 5 components of IS. नो बेसिक अगर कोई भी सिस्टम होगा तो उसमें कुछ इनपुट होगा, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगा, फिर उसके बाद आउटपुट होगा, एंड अगर आप समझो प्रोसेसिंग के साथ साथ पैरेलली एक होता है स्टोरेज, और ये आउटपुट के बेसिस पे नेक्स्ट इनपुट देना, दिस इज कॉल्ड फीडबैक। हमारे लिए आईएस के 5 एक्टिविटीज हैं, 5 स्टेप्स हैं, 5 फंक्शंस हैं। क्या 5 एक्टिविटीज, स्टेप्स या फंक्शंस है अपने लिए? इनपुट करना, प्रोसेसिंग करना, स्टोरेज करना, आउटपुट करना, और आउटपुट के बेसिस पे अगला इनपुट देना। दीज आर 5 एक्टिविटीज ऑफ एन आईएएस। ये 5 एक्टिविटीज अपने बुक में बस 5 पॉइंट हर एक के बारे में एक सेंटेंस दिया हुआ है, हाफ अ पेज में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन हम हमेशा से सिंस EIS आया 2018 से बच्चा लोगों को ये पढ़ा रहा था कि 5 एक्टिविटीज अलग है, 5 कंपोनेंट्स अलग है।
दोनों अलग अलग एसक्यू है। एसक्यू वर्ड का मतलब सुन के रखो अपने क्लास में, जहां से भी एक अलग क्वेश्चन आ सकता है, नॉट फ्रॉम अ टॉपिक, टॉपिक का हेडिंग देख के क्वेश्चन आ सकता है तो सबको समझ में आता है, लेकिन कोई पैराग्राफ वाले पार्ट से अलग क्वेश्चन आ सकता है तो हम वहां एसक्यू लिख लेते हैं, यानी सेपरेट क्वेश्चन, ताकि पढ़ते टाइम क्लिक कर जाएगा कि उससे एक अलग क्वेश्चन आ सकता है। ये 5 एक्टिविटीज आया नवंबर 22 के पेपर में। नवंबर 22 में ये 5 एक्टिविटीज फंक्शंस ऑफ आईएएस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज देयर। सो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कई बार छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उसमें से भी एक अलग प्रॉपर क्वेश्चन निकल के आ जाता है। ओ सर नवंबर में आ गया, फिर तो हमारे लिए नहीं आएगा ना। आज तक हिस्ट्री ऑफ ईआईएस में 2 बार ऐसा हुआ है, 2 ही बार हुआ है, पर हुआ है जहां बैक टू बैक टर्म में सेम क्वेश्चन आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो पिछला टर्म में आ गया वो तो नहीं आएगा, हाँ चांसेस कम होता है, बट ऑब्वियसली करके सब कुछ जाना है अपने को। सो 5 एक्टिविटीज ऑफ एन आईएएस, 5 पॉइंट लिख लेते हैं वहां पे। 5 एक्टिविटीज फंक्शंस के नीचे, पॉइंट नंबर 1 इनपुट, पॉइंट नंबर 2 प्रोसेसिंग, पॉइंट नंबर 3 आउटपुट, पॉइंट नंबर 1 इनपुट, पॉइंट नंबर 2 प्रोसेसिंग, पॉइंट नंबर 3 आउटपुट, point number 3 output, point number 4 feed storage, and point number 5 feedback. Point number 1 input, point number 2 processing, point number 3 output, point number 4 storage, and point number 5 feedback. Point number 5 feedback. Okay, 5 components में, 5 कंपोनेंट्स में ना, आज के दिन में अगर एक आईएएस है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो एक बेसिक लेवल हर एक आईएएस के अंदर कुछ हार्डवेयर होगा एंड उसको रन करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होगा। तो आईएएस के अंदर हार्डवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, लेकिन सर क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपने आप चलने लग जाएगा क्या? उसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इंसान चाहिएगा, पीपल। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन उनको रन करने के लिए इंसान चाहिएगा, पीपल। सर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, पीपल है, लेकिन आईएएस का पता है आउटपुट क्या होगा? सोचो, बहुत टफ क्वेश्चन है। आईएएस का आउटपुट क्या होगा? आउटपुट, आईएएस इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो क्या करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो आईएएस का आउटपुट क्या होगा? इंफॉर्मेशन। लेकिन ये इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिएगा? डेटा। बिना डेटा के आईएएस इंफॉर्मेशन कहां से देगा? गीगो कॉन्सेप्ट है। तो आईएएस के 5 कंपोनेंट, सबसे पहले इंसानियत पहले आनी चाहिए, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा। एंड आज के जमाने में ये कंप्यूटर्स, ये सिस्टम्स आइसोलेशन में काम नहीं करते, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू सम काइंड ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क इंटरनेट जैसा नेटवर्क हो सकता है, नेटवर्क लैन जैसा नेटवर्क हो सकता है, ऑफिस में सुना होगा लोकल एरिया नेटवर्क लैन। नेटवर्क वाईफाई जैसा नेटवर्क हो सकता है, ब्लूटूथ जैसा नेटवर्क हो सकता है। सब एग्जांपल्स खाली नाम के लिए बता के रख रहा हूं, आगे आएगा अपने लिए डिस्कशंस में। लेकिन कुछ ना कुछ नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी इन कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए। 5 एक्टिविटीज मेरा हाफ अ पेज का टॉपिक है जो हमने खत्म कर लिया। बुक में सिर्फ एक लाइन रीड करवाएगा इसके बारे में। 5 कंपोनेंट्स के बारे में मेरे बुक में 18 पन्ना है, जिसके ऊपर हम अगला 3 क्लास तक पढ़ने वाले हैं ओनली। तो आप समझ रहे हैं, हम धीरे धीरे डिस्कशन करते हुए एक मेन टॉपिक शुरू भी कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। 5 कंपोनेंट्स इज द मेन टॉपिक जो अपने लिए 3 क्लास तक चलने वाला है। बट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स। अगर मैं आपको सीधा आईएएस के कंपोनेंट पढ़ाता बिना डेटा इंफॉर्मेशन पढ़ाए हुए, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए पहला 1 घंटा इस टाइम को देते हैं, ताकि आपके साथ एकदम बेसिक्स कॉन्सेप्चुअली सेट हो, फिर हम आईएएस कंपोनेंट्स की तरफ आगे बढ़ सके। आर यू विथ मी एवरीवन? वर्चुअल वाले, आर वी क्लियर टिल हियर? लिख लीजिएगा 5 कंपोनेंट्स में। पॉइंट नंबर 1 पीपल, point number 2 hardware, point number 3 software, point number 4 data, and point number 5 networks. 5 activities, steps, functions, 5 components.
वर्चुअल वाले प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, थम्स अप देते हो, मतलब थम्स अप दे देना कि आप यहां तक कंफर्टेबल हैं. ओके कौशिक, एवरीवन एल्स, ओके संतोष, ओके प्रज्ञा, रितेश, पुनीत, अरिंदम, ओके सिमरन, ओके एवरीवन. हम क्योंकि अब जितना डिस्कस किया, ये डिस्कशन मोड था, अब रीड एंड राइट मोड में चलेंगे. बहुत कुछ राइट भी कर चुका है, रीड करना है हम लोगों को. ओके, वी आर इन चैप्टर 3 पेज 3.3. दिस इज वेयर वी आर. एवरीवन इन द बुक्स प्लीज नाउ. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. देखो, IS इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डेटा. दिख रहा है क्या? IS के 5 कंपोनेंट्स. IS इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क. दिख रहा है 5 पॉइंट्स. ये क्या करता है? दैट प्रोसेसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशंस. आर यू विद मी? दैट प्रोसेसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन. The system needs input from the user which is processed using technology and produces output. Are you with me? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा. नेक्स्ट लाइन में साफ साफ लिख दिया, द मेन पर्पस ऑफ IS इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन which is useful and meaningful. दिख रहा है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रॉम विच नो मीनिंगफुल कंक्लूजन्स कैन बी डिराइव्ड. हमने लिखवाया था, यहां पे बोल दिया इंफॉर्मेशन विल बी मीनिंगफुल फॉर अस. IS के अंदर 5 कंपोनेंट्स का बात करेगा. पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क्स. दिख रहा है क्या? 2 बार ऑलरेडी ICI पढ़ा दिया आपको. आर वी क्लियरली गेटिंग दिस? सबको यहां नहीं बोल रहा है. ICI को ऐसा लगा कि आपको समझ में नहीं आया, तो अगले पन्ने में एक टॉपिक बना दिया, कंपोनेंट्स ऑफ IS. कंपोनेंट्स ऑफ IS. ओके, ये कंपोनेंट्स ऑफ IS के अंदर टॉप ऑफ द पेज में बोला, information system comprises of people, hardware, software, data and networks. इसमें बोल्ड करके दिया. क्लियर है? सबको यहां नहीं बोल रहा है. ICI को ऐसा लगा कि आपको समझ में नहीं आया. अगला पैरा में फिर एक एक समझाया. पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क्स. आर यू विद मी एवरीवन? अभी भी सबको यहां नहीं बोल रहे हैं. ICI को ऐसा लगा कि आपको समझ में नहीं आया, इस बार डायग्राम बना के समझाया. पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क्स. आर यू विद मी? यहां से इसके नीचे हमारा डिस्कशन शुरू होगा अबाउट द 5 कंपोनेंट्स, जो अब 17-18 पन्ने तक चलने वाला है. ठीक है ना? तो ऑब्वियसली बहुत कुछ है जो हम डिस्कस करेंगे यहां से, बट आर वी वेरी क्लियर विद द इनिशियल इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, बीच में एक टॉपिक आएगा प्रीवियस पेज में, एक SQ है. एन IS कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स. IS consists of the following steps. क्या क्या steps? सबसे पहले input, processing, दिख रहा है, output, storage and feedback. आपको ये storage bold में दिख रहा होगा. ओके, इसका भी थोड़ा सा हिस्ट्री है. सो EIS आपका ये जो सब्जेक्ट है ICI का फेवरेट सब्जेक्ट है. फेवरेट पता है क्यों? इसको ना इन्होंने हर साल चेंज किया.
दो बुक का कवर, ओके, सो बुक के कवर में पॉइंट समझिएगा, दिस इज द बुक दैट इज एप्लीकेबल फॉर अस, ठीक है ना। अगर अपने पास एक डिफरेंट बुक है तो उसमें अमेंडमेंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। प्लीज अंडरस्टैंड, वी आइडियली शुड गेट इट चेंज्ड। ओके, 2018 मई में पहला बार EIS-SM आया, उसके पहले ITSM हुआ करता था। EIS-SM का पहला बुक आया 2018 का, फिर May 19 ऑनवर्ड्स एक अलग बुक आया जिसमें वापस 10-15 पन्ने ऐड किए इन्होंने। फिर May 20 ऑनवर्ड्स का एक अलग बुक आया जिसमें 5-7 पन्ने ऐड किए। फिर May 21 का एक अलग बुक आया जिसमें 20-25 पन्ना ऐड किया। फिर May 22 का एक अलग बुक आया जिसमें वापस 15-20-25 पन्ना ऐड किया। May 23 का नया बुक नहीं आया क्योंकि अब तो सिलेबस जाने वाला है, लेकिन वी हैव हैड अ न्यू बुक एवरी टर्म। नाउ May 22 में ऑब्वियसली बुक जब अमेंड हुआ तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, एडिशंस आए हैं, ठीक है ना। तो ये क्योंकि अमेंडेड एडिशन था इसलिए ये बोल्ड में आपको दिख रहा होगा। ऑब्वियसली इफ यू डू नॉट हैव दिस अमेंडमेंट्स, यानी आपका बुक पुराना है, आइडियली नया बुक ले लेना इज मोर एडवाइजेबल, क्योंकि कई कई जगहों पे पैराग्राफ में अमेंडमेंट्स है, 2-2 लाइन ऐड किया हुआ है, तो उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि एक साथ अमेंडमेंट हो तो सीधा आप क्या 10 पन्ना जेरोक्स भी करवा सकते हो, बट अगर अलग अलग पन्ने में 2-2 4-4 लाइन का अमेंडमेंट होगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज विदाउट द न्यू बुक। ओके, IS के 5 स्टेप्स देखना। सबसे पहले इनपुट, इनपुट में क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। इनपुट के अंदर क्या कर रहे होंगे, डेटा इज कलेक्टेड, ओके। प्रोसेसिंग यानी स्टेप्स होगा टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम और गोल। इंफॉर्मेशन आउटपुट यानी इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड। Storage, the storage of data shall be done at the most detailed level possible. एग्जाम पर्सपेक्टिव समझो, हमें ये IS के 5 एक्टिविटीज के बारे में एग्जाम पर्सपेक्टिव 1 सेंटेंस चाहिए, दैट्स इट, 1 सेंटेंस, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। 1 सेंटेंस समझा हुआ होना चाहिए, अपने लिख सके उतना ही कंटेंट। बुक में भी 2-2 लाइन दिख रहा है आपको, तो एग्जामिनर उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। और नॉर्मल आपने नई भी बुक से पढ़ा ना, आपको पता है व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेसिंग, व्हाट इज स्टोरेज, व्हाट इज आउटपुट। यू कैन इजिली राइट 1 लाइन अबाउट इट। फीडबैक, अपार्ट फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑल्सो नीड्स फीडबैक दैट इज रिटर्न्ड एट द इनपुट स्टेज। I will give you 30 seconds just to flip through and ensure that you are comfortable till here, because then we start with the main topic of IS का 5 components. The definition and the activities, clear है ना concepts everyone? वर्चुअल वाले क्लियर है? यस, ओके। नाउ 5 कंपोनेंट्स में हम सबसे पहले पीपल का बात करेंगे। पीपल में 2 टाइप के लोगों का बात करेगा बुक से। कौन से 2 टाइप के लोगों का बात करेगा? कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक यूजर स्टाफ होगा जो सिस्टम को चलाएगा, और एक टेक्निकल स्टाफ होगा जो सिस्टम को रनिंग कंडीशन में रख रहा होगा। आज कंपनी में अच्छा यूजर स्टाफ भी चाहिएगा चलाने के लिए, और अच्छा टेक्निकल स्टाफ भी चाहिएगा टू कीप द सिस्टम इन रनिंग कंडीशन। अगर अच्छा यूजर स्टाफ है लेकिन टेक्निकल स्टाफ अच्छा नहीं है तो क्या होगा? बोला सर सिस्टम बार बार खराब हो रहा होगा, खराब होके बार बार ठीक नहीं हो रहा होगा उतना अच्छे से, प्रॉब्लम्स आएगा। अगर अच्छा टेक्निकल स्टाफ है लेकिन यूजर स्टाफ अच्छा नहीं है तो क्या होगा? बोला सर सिस्टम और यूजर दोनों बैठे रहेंगे, ताकते रहेंगे एक दूसरे को, चलाना तो आता नहीं है।
तो बोला अगर अच्छा यूजर स्टाफ नहीं होगा तो भी दिक्कत आएगा, अच्छा टेक्निकल स्टाफ नहीं होगा तो भी दिक्कत आएगा। वी शुड हैव गुड यूजर स्टाफ एंड गुड टेक्निकल स्टाफ। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? सो दो टाइप के लोगों की जरूरत पड़ेगी। पीपल सिर्फ इतना ही बोलेगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव पीपल से कोई अलग क्वेश्चन नहीं आ सकता। दैट इज ऑल दैट वी डिस्कस इन पीपल। हार्डवेयर इज द मेन टॉपिक जिसमें हम शुरू करेंगे, जो आज का क्लास में आधा ही होगा, पूरा होगा भी नहीं, और बहुत कुछ है जो नेक्स्ट क्लास तक जाने वाला है। हार्डवेयर में बुक हमें बोलता है, सुनो अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। खाली हम बचपन से जब वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर का डायग्राम बनाते थे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनाते थे। इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट। इनफैक्ट सीपीयू, अगर बचपन का डायग्राम याद आए, सीपीयू में भी ना 3 पार्ट बनाते थे बचपन में। इसको बोलते थे सीयू। सब बड़े हुए तो हमारे लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी आया, वरना बचपन में तो सीयू का मतलब होता था हमारे लिए एक आलू होता था। बचपन में लगता था ये आलू वो आलू एक ही है, फिर पता चला दिस इज अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। एंड तीसरा होता था मेमोरी। सो दिस वाज लाइक अ बेसिक डायग्राम ऑफ अ वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। इसी को और कॉम्प्लिकेट करेंगे, अभी ये नहीं पढ़ाएगा। आई एम श्योर ये सब आपका देखा होगा, सुना हुआ होगा। इसको और थोड़ा एडवांस सिखाएंगे। आई एम श्योर आपको लग रहा होगा अरे सर ये सब तो आता है मेरे को। आपको जितना भी आता है कुछ वैल्यू एडिशन होगा, तो सुनते रहिएगा। अब मेरे लिए इनफैक्ट थोड़ा सा जगह बनाते हैं। इनफैक्ट हमारे लिए ये मेमोरी के कई सारे टुकड़े होने वाले हैं। इनमें से कई सारे वर्ड आपके सुने हुए होते हैं, जैसे दिन भर अपने फोन में आप क्लियर कैश करते रहते हैं, ये बिना जाने कि हो क्या रहा है सीखेंगे। मेरे लिए कई सारे पार्ट्स बन जाएंगे इस डायग्राम में। अभी कॉपी नहीं करना, बहुत कुछ है जो चेंज हो जाएगा इस डायग्राम में। I'll tell you when the final diagram is ready.
Now हमारे लिए ये डायग्राम में बहुत कुछ है जो भी डिस्कस करना शुरू करेंगे, जो अगले क्लास तक डिस्कस करेंगे आपके साथ। हार्ड डिस्क को अगर आपने सुना हो, वी कॉल इट सेकेंडरी मेमोरी। नाउ सुनना, हमारे लिए हार्डवेयर का 4 पार्ट है। 4 पार्ट क्या क्या है सर? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड output devices. These are going to be the 4 parts of hardware for me. Input devices के बारे में, input devices के बारे में मेरे बुक में सिर्फ एग्जांपल्स हैं कि what are input devices. Let's discuss 4-5 input devices के एग्जांपल जो आप लोग दे सकते हैं। Input devices, keyboard, what else? Mouse. इनपुट डिवाइसेस वर्चुअल वाले, मॉनिटर पिटाई करेगा, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ओके, वेबकैम, ओके, वेबकैम, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ओके, स्टाइलस, दीज आर ऑल इनपुट डिवाइसेस। ओके, सो इनपुट के बारे में अपने सिर्फ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ऑफ इनपुट डिवाइसेस। लाइट, पेन, ओके। प्रोसेसिंग डिवाइसेस के 3 पार्ट है, अगर आप डायग्राम साथ साथ समझ रहे हैं। उसके अंदर आएगा ALU, CU एंड रजिस्टर्स। नाउ इसमें से CU इज द कंट्रोल यूनिट, इज द सेंट्रल पार्ट जो बाकी सारे काम को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट इज द सेंट्रल पार्ट जो बाकी सारे पार्ट को कंट्रोल करता है। अगर आप डायग्राम से समझ रहे हैं तो जो भी इनपुट आएगा वो कंट्रोल यूनिट के पास आएगा, जो भी आउटपुट जाएगा वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू जा रहा होगा। डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? इनपुट जो जाएगा आएगा वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू आएगा, आउटपुट जो जाएगा कंट्रोल यूनिट के थ्रू जाएगा। जो भी डेटा लेकर आना है हार्ड डिस्क वगैरह से, वो लेकर आने वाला काम कंट्रोल यूनिट करेगा। सारे पार्ट्स को, हार्डवेयर को मैनेज करने वाला काम कंट्रोल यूनिट कर रहा होगा। ALU क्या करता है सर? ALU नाम से समझ में आएगा, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल काम करता है। सो अगर हमें अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस करना हो 2 + 2, तो आप इनपुट डालेंगे 2 + 2, ये इनपुट जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट इतना डम्ब होता है, उसको नहीं पता 2 + 2 कितना होता है। जाके ALU को पूछेगा कितना होता है, बोला 4 होता है रे। अब ये 4 एज एन आउटपुट आएगा ALU से कंट्रोल यूनिट के पास, और फिर कंट्रोल यूनिट आपके मॉनिटर पे लाके डिस्प्ले कर देगा आउटपुट। आर यू गेटिंग ऑल दिस? That is how the processing will be done using all the 3 parts. Input आएगा, कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट से ALU के पास जाएगा, ALU आउटपुट कंट्रोल यूनिट को देगा, और फिर फाइनली वो आउटपुट कंट्रोल यूनिट आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले कर रहा होगा। नाउ इसी में आगे समझो, अगर आपने एक पहला एग्जांपल आपने दिया था 2 + 2 का। लेट्स से आपने इनपुट दिया 2 + 2 × 3, पता है आउटपुट कितना आएगा?
आउटपुट विल बी, कैलकुलेटर का दरकार पड़ने वाला है बहुतों को, हमको तो ऐसा लग रहा है 12, ठीक है ना, 2 + 2 × 3, बाकी लोग तो अभी कैलकुलेटर ढूंढना भी शुरू कर दिए होंगे। ओके, नाउ व्हेन यू गिव दिस कमांड टू द कंप्यूटर 2 + 2 × 3, ये कमांड जाता है सबसे पहले, ये कमांड जाता है सबसे पहले किसके पास? कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट, जैसे आपने मुझे जब 12 कहा तो आपने स्प्लिट सेकंड के लिए अपने माइंड में वैल्यू 4 को स्टोर किया। आपने जब मुझे आउटपुट 12 कहा उसके पहले आपने स्प्लिट सेकंड के लिए अपने माइंड में 4 को स्टोर किया और फिर 4 × 3 करके 12 मेरे को बताया। अब आप जब ये कमांड कंप्यूटर को देंगे तो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। कंट्रोल यूनिट सबसे पहले जाके ALU से पूछेगा 2 + 2 कितना होता है? बोला अभी तो बताया था 4 होता है रे। अब ये 4 एज एन आउटपुट आएगा ALU से कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट को भी तो इसको कहीं ना कहीं एक बार के लिए स्टोर करके रखना पड़ेगा। ये कहां स्टोर करके रख रहा होगा? ये रखेगा इन रजिस्टर्स। Registers are very fast but very small and they are used for temporary storage during processing. Word सुना ध्यान से। Registers are used for temporary storage during processing. So processing के दौरान जब temporarily कुछ डेटा होल्ड करना होगा, स्टोर करना होगा, तो वो हम registers में स्टोर कर रहे होंगे। Are we getting all this? Registers are used for temporary storage during processing. प्रोसेसिंग के दौरान जब भी टेम्पररीली डेटा होल्ड करना है, स्टोर करना है, तो वो रजिस्टर्स के थ्रू किया जाएगा। नाउ 4 को हमने रजिस्टर में स्टोर किया, फिर वापस कंट्रोल यूनिट ALU के पास लेकर जाएगा 4 × 3, वो आउटपुट देगा 12 और फिर आपके मॉनिटर पे लाके डिस्प्ले कर देगा 12। दैट इज हाउ यू गेट द आउटपुट 12 फ्रॉम द कंप्यूटर इन स्प्लिट सेकेंड्स। ये सारा काम इन स्प्लिट सेकेंड्स हो रहा होगा, बट दैट इज हाउ we will use the 3 parts of the processor: control unit, ALU and registers. यहां तक समझ में आ रहा है क्या? हमारे सिलेबस में अलग अलग टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स भी हैं। 4 टाइप के रजिस्टर्स है जो कि एक SQ क्वेश्चन है, आगे आने वाला है, सुनते रहिएगा। अगर मैंने कंप्यूटर में एक्सेल भाषा में एक कमांड दिया A3 × B5, समझ में आ रहा है क्या? एक्सेल भाषा में कमांड दिया A3 × B5। नाउ 1 मिनट, ये कमांड A3 × B5 हमने इनपुट किया, ये कमांड किसके पास जाएगा? कंट्रोल यूनिट के पास। नो एक्सेल फाइल, अभी आप थोड़ी देर में सुनोगे, ये एक्सेल फाइल मेरे रैम पे रखा हुआ रहता है। रैम पे कैसे आता है, कहां से आता है, ये सब नेक्स्ट क्लास में आने वाला डिस्कशन में, जहां हम हार्डवेयर डिस्कस करेंगे, सॉफ्ट स्टोरेज डिवाइसेस। आज के सेशन में हम इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस तक ही डिस्कस कर रहे होंगे। स्टोरेज डिवाइसेस में नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, लेकिन अभी डिस्कस कर रहे हैं खाली आपके साथ। तो हम जब ये डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, हम बोल रहे हैं रैम में मेरा एक्सेल का फाइल रखा हुआ होगा। अब वो एक्सेल के फाइल में से, अब उस एक्सेल के फाइल में से A3 का डेटा कंट्रोल यूनिट निकाल के लेकर आएगा, लेकिन उसको कहीं तो रखना पड़ेगा, रजिस्टर में रखेगा। फिर B5 का वैल्यू निकाल के लाएगा, रजिस्टर में रखेगा। लेट्स से A3 का वैल्यू था 50, B5 का वैल्यू है 100, तो ये 50 वैल्यू उसको नहीं पता था। A3 में जाके देखा, वहां पे वैल्यू 50 था, वो लेकर आके रखा। B5 में गया, वहां वैल्यू था 100, उसको निकाल के लाके रखा कंट्रोल यूनिट में। फिर ये दोनों वैल्यू लेकर गया ALU के पास, मल्टीप्लाई करवाया और आउटपुट जो आया वो आपके मॉनिटर पे लाके डिस्प्ले कर दिया। लेकिन ये A3 और B5 के वैल्यू को एक बार होल्ड करना पड़ेगा। ये होल्ड करने वाला काम रजिस्टर्स के थ्रू कर रहा होगा। आर यू गेटिंग दिस? अलग अलग टाइप के रजिस्टर होंगे जो अलग अलग टाइप का डेटा को होल्ड कर रहे होंगे। नाउ इनफैक्ट अगर आप समझ रहे हो थोड़ा सा, और ये सब एग्जांपल्स में मैं अलग अलग टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स कवर करवाना चाह रहा हूं। ऐसे थोड़ा सा अगर डिस्कस करें आपके साथ, आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क पता है कितना कैपेसिटी का होता है? ओके, वर्चुअल वाले, अरिंदम, कौशिक, पुनीत, सिमरन, हार्ड डिस्क कितना कैपेसिटी का होता होगा? अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर वगैरह खरीदते हैं तो उसमें हार्ड डिस्क कितना कैपेसिटी का होगा? ओके, जनरल आंसर सबका सेम आ रहा है, 1 TB के आसपास का हो रहा होगा। ओके, 1 TB 512 GB, एटलीस्ट अराउंड 512 GB या 1 TB का हो रहा होगा।
रैम कितना कैपेसिटी का होता होगा? ओके, एटलीस्ट 4 GB का हो रहा होगा सर। अगर 1 TB का हार्ड डिस्क है तो 4 GB तो मिनिमम है, या 6 GB हो रहा होगा। लोग बोल रहे हैं 6 GB 8 GB। ओके, एटलीस्ट 4 GB तो डेफिनेटली हो रहा होगा। बाय द वे, वी अंडरस्टैंड 1 TB इज इक्वल टू 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। 1 GB इज इक्वल टू, पता होना चाहिए, 1024 MB। 1 MB is equal to 1024 KB। यहां तक तो आपका डेटा पैक ऐसे ही डिडक्ट होता है, GB MB KB। 1 KB is equal to फाइनली 1024 bytes। okay, 1 byte is equal to 8 bits। the smallest storage of a data is bit, so ultimately data will be kept bit by bit। smallest storage of data is bit। now अगर आप समझ रहे हैं हार्ड डिस्क इज 1 TB यानी 1000 GB का, और रैम सिर्फ 4 GB का। हार्ड डिस्क और रैम के कैपेसिटी में फर्क दिख रहा है ना? हार्ड डिस्क इज 1000 GB का एंड रैम इज सिर्फ 4 GB का, लेकिन रैम इज वेरी वेरी फास्ट एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। रजिस्टर इनके कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। इट इज लाइक अ टाइनी ड्रॉप इन एन ओशन। आप समझ रहे हैं? 32 बिट्स ओनली। मतलब हार्ड डिस्क इज 1 TB यानी 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 8 बिट्स, एंड दैट इज ओनली 32 बिट्स। RAM is also 4 GB यानी 4 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 8 बिट्स, और वो सिर्फ 32 बिट्स। इट्स दैट टाइनी, बट register is very 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 fast as compared to RAM, and RAM is very 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 fast as compared to hard disk। इसीलिए register में बोला it is very fast but very small। अब समझ में आ रहा है how tiny it is? It is very fast but very small, and it is used for temporary storage during processing। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या एवरीवन? देखो बहुत कुछ है जो समझा दिया है, ठीक है ना? इतना चीजें रीड एंड राइट करेंगे हम लोग बुक में। अभी वेरी क्लियर टू हियर एवरीवन वर्चुअल्स? चलो अब 2 मिनट लेके ना पहले एक काम करते हैं, जितना हमने ड्रॉ किया है इतना कॉपी कर लेते हैं।
मेन डायग्राम साइड वाला पार्ट भी पूरा कॉपी करना, हार्ड डिस्क, रैम, रजिस्टर वगैरह, टीबी, एमबी, केबी वगैरह। प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ रैम और रोम है, कैश मेमोरी प्राइमरी का पार्ट नहीं है। स्टोरेज डिवाइसेस में आएगा लेकिन प्राइमरी का पार्ट नहीं है। यस, कंट्रोल यूनिट के बाद रजिस्टर है, आई विल जूम दैट पार्ट। हाँ, डन वर्चुअल वाले एवरीवन। Everyone, quickly give me your confirmations. We will then move ahead. Okay. People वाले पार्ट में आ रहे हैं। ओके, सिमरन, रितेश, पुनीत, अरिंदम। पीपल के अंदर सीधा नेक्स्ट पेज में आइएगा। पीपल are the most important element in most computer based information systems. People is the most important element in the computer based information systems. People involved include the users of the system, IS personnel। देखना, दो टाइप के लोगों का बात करेंगे, एक यूजर्स और दूसरा IS personnel। दो टाइप के लोग होंगे, एक जो सिस्टम को चलाएगा, एक जो सिस्टम को रनिंग कंडीशन में रख रहा होगा। यूजर्स एंड IS personnel। ओके, हु विल मैनेज, रन एंड मेंटेन द सिस्टम।
ना कंप्यूटर्स में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में आते हैं. कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर नेक्स्ट डे आएगा. हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. दिख रहा है? Hardware is the tangible portion of our computer, something we can touch and see. It is the physical component of technology. Hardware is the physical component, something that we can touch and see. It basically consists of devices that will perform functions like input, processing, storage and output. Are you with me? Now, इनपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस थ्रू विच वी इंटरैक्ट विद द सिस्टम, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक. मार्क करना एग्जांपल्स: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड, वेबकैम, माइक्रोफोन. देखो, processing devices are used to process data, perform calculations and other hardware devices and control other hardware devices. इनपुट के बारे में सिर्फ डेफिनेशंस था और एग्जांपल्स थे. इनपुट से डेटा एंटर करेंगे जैसे कि कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, माइक्रोफोन. प्रोसेसिंग से प्रोसेस हो रहा होगा. द मोस्ट कॉमन process device is CPU, which is the actual hardware that interprets and executes the programmed software instructions. CPU is the main hardware, the main part that will perform all the processing and coordinates how all the other hardwares work together. ये सारा काम CPU कर रहा होगा. सारा प्रोसेसिंग करेगा और ये इंश्योर करेगा कि बाकी सारे पार्ट अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. It is like the brain of the computer. It is like the brain of the computer, which is built on a small flake of silicon containing equivalent of several million transistors. You can think of transistor as a switch that can be on or off, taking the value of 1 or 0. समझा रहा है? सुनना. कंप्यूटर का लैंग्वेज इज बाइनरी. सो आपको इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, बहुत सारे लैंग्वेजेस आ सकते हैं. इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश. कंप्यूटर का एक ही भाषा होता है, बाइनरी. 1001, 1100. उसके लिए एवरी डेटा गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बाइनरी फॉर्म. एवरी डेटा गेट्स कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म. नाउ ये हम जो भी डेटा होता है उसको जिस भी फॉर्मेट में स्टोर करे, कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर करता है. तो बोला कंप्यूटर का सीपीयू कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्विचेस, मिलियंस ऑफ स्विचेस जो ऑन ऑफ हो सकता है, टेकिंग अ वैल्यू ऑफ 10. और 1010 के कॉम्बिनेशन में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होंगे जो मिलकर काम कर रहे होंगे. आर यू गेटिंग दिस? इसके 3 पार्ट होंगे: कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड रजिस्टर्स. कंट्रोल यूनिट बोला कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा, interprets the instructions and controls which task to execute and when. तो कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, ये कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट का काम होगा. Are you with me? Controls कंट्रोल्स ऑल दी अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स. लिख लो वहां पे. कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, ये शेड्यूलिंग करने वाला काम करेगा. प्लस इनपुट लेना है इनपुट डिवाइसेस से, आउटपुट देना है आउटपुट डिवाइसेस पे, एएलयू से प्रोसेसिंग करवाना है, मेमोरी से डेटा निकाल के लाना है, रख कर आना है. ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने वाला काम कंट्रोल यूनिट करता है. ओके. ALU
It performs arithmetical operations like addition, subtraction, multiplication, and logical comparison like equal to, greater than, and less than. समझ में आ रहा है? Okay. Registers are a part of the computer processor which is used to hold the data, instruction, or any kind of data. They are high speed, very small memory units for storing small amount of data like 32 bit, 64 bit. समझ में आ रहा है क्या? रजिस्टर के लिए हमेशा 2 पॉइंट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ के रखो. एक, वेरी फास्ट बट वेरी स्मॉल, एंड दूसरा इट इज यूज्ड फॉर during processing. Very fast but very small, and temporary storage during processing. अब 4 टाइप के रजिस्टर हो सकते हैं, ये हम अब सीखने जा रहे हैं. ओके, दैट्स द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे सेशन. तो हम अभी 10 मिनट ये डिस्कस करके सीखेंगे, और उसके बाद 5 मिनट लेके जितना डिस्कस किया उसको रिवाइज कर लेंगे. दैट इज गोना बी व्हाट वी डिस्कस टुडे. दैट्स द ओनली पार्ट दैट इज रिमेनिंग फॉर टुडे सेशन. ओके, 4 टाइप के रजिस्टर्स हैं हमारे लिए. अब सुनो, सबसे पहले हमारे लिए आएगा अक्यूमुलेटर रजिस्टर्स. ये अक्यूमुलेटर रजिस्टर्स क्या करता है? दे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग रनिंग टोटल्स. यूज्ड फॉर स्टोरिंग रनिंग टोटल्स. रनिंग टोटल यानी WIP वैल्यूज, यानी इंटरिम वैल्यूज. यानी अगर हमने 2 + 2 × 3 किया तो जो 4 आया था मेरे लिए, दैट वाज अ इंटरिम वैल्यू, दैट वाज अ WIP वैल्यू जो मेरे लिए अक्यूमुलेटर में रखा जाएगा. लेकिन डायग्राम से समझो, 2 + 2 × 3 वाला एग्जांपल मेरे लिए अक्यूमुलेटर रजिस्टर में 4 का वैल्यू स्टोर होगा. लेकिन जब मैं A3 × B5 कर रहा हूं, कर रहा हूं तो मुझे पहले A3 का वैल्यू निकाल के लाके रखना पड़ेगा, B5 का वैल्यू निकाल के लाके रखना पड़ेगा, और फिर मल्टीप्लाई करवाना है. ये A3 और B5 का वैल्यू, क्या ये मेरा WIP वैल्यू है? यस और नो? यस और नो? ये मेरा WIP वैल्यू नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो सर पहले से था मेरे पास, ये तो मेरे एक्सेल फाइल में रखा हुआ था. हमने तो सिर्फ एक्सेल से निकाल के लाया है वैल्यू ऑफ A3 एंड वैल्यू ऑफ B5. ये तो पहले से था मेरे पास. It is not a new data that has just got created. It is a data that was already there in my systems. ये तो खाली हम प्रोसेसिंग के लिए निकाल के लाए हैं. So ये A3 का वैल्यू एंड B5 का वैल्यू, ये A3 का वैल्यू एंड B5 का वैल्यू मेरे लिए, दिस विल बी केप्ट इन स्टोरेज रजिस्टर्स. मेरा सेकेंड टाइप का रजिस्टर्स होगा स्टोरेज रजिस्टर्स, जिसके अंदर एक्चुअल डेटा जो हम निकाल के ला रहे होंगे अपने प्राइमरी मेमोरी से, रैम रोम से, उसको निकाल के लाके रखते हैं. Are you with me? Now, आपने ये समझा मेरे साथ, रैम और रजिस्टर में स्पीड का बहुत मिसमैच है. रैम एंड रजिस्टर में कैपेसिटी का बहुत मिसमैच है. ये समझ में आ रहा है क्या? रैम का कैपेसिटी हमने डिस्कस किया आपके साथ, इज 4 GB, यानी 4 × 1024 × 1024 × 1024 × 8 bits. And register is only 32 bits. So register is very very tiny as compared to RAM. But register is very 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 fast. तो भले ही बहुत छोटा, फर्क नहीं पड़ता. 32 bit लेकर आएगा, रखकर आएगा, वापस लेकर आएगा, रखकर आएगा, वापस लेकर आएगा, रखकर आएगा. It will do this very very fast. But the problem is,
मुझे अगर हर बार 32 बिट ढूंढना पड़े तो प्रॉब्लम होगा। थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि अगर मेरे पास एक रूम फुल ऑफ कबर्ड्स है, रूम फुल ऑफ कबर्ड्स, जहां लेट्स से 10 तो कबर्ड है, वार्डरोब्स, अलमारी है, और हर एक अलमारी में 10-15 तो शेल्फ्स है, हर एक शेल्फ में 15-20 फाइल्स है, और हर एक फाइल में बहुत सारे पेजेस हैं। अब अगर आपको एक पन्ना ढूंढ के निकालना हो और ये काम बार बार करना पड़े, एक एक पन्ना ढूंढने वाला, ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग होगा। लेकिन वहीं अगर हम आपको एक इंडेक्स दे दें जहां लिखा होगा कौन से कबर्ड में, कौन से शेल्फ में कौन कौन सा फाइल्स है और उसमें कौन सा डेटा है, तो आप डायरेक्टली सीधा जाके उस फाइल को निकाल के लेकर आओगे, आपको उसको ढूंढने का टाइम नहीं लगेगा। थिंक ऑफ इट लाइक जैसे मेडिसिन शॉप्स वगैरह में होता है। मेडिसिन शॉप्स में जब आप कोई मेडिसिन चाहिए होता है, वो सिस्टम में एक बार एंटर करते हैं, एक दो लेटर्स, उसको दिख जाता है, समझ में आ जाता है कि वो कहां पे रखा हुआ है, वो लोग डायरेक्टली जाके उसको निकाल के ले आते हैं मेडिसिन को। आर यू विद मी? ये इंडेक्स जैसा कुछ मुझे भी चाहिएगा, ताकि जब रजिस्टर को 32 बिट निकाल के लाना है रैम में से, जब रजिस्टर को 32 बिट निकाल के लाना है रैम में से, तो उसको रैम पे ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम सीधा रैम में से निकाल के लेकर आ जाएंगे। ये इंडेक्स रखा होगा एड्रेस रजिस्टर में, थर्ड टाइप ऑफ रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर में क्या होगा? डेटा नहीं होगा, पर एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस होगा कि रैम पे कौन सा डेटा कहां रखा हुआ है। देखो समझ में आ रहा है क्या? रैम पे कौन सा डेटा कहां रखा हुआ है, उसका एड्रेस लिखा हुआ होगा एड्रेस रजिस्टर में, ताकि जब हमें कोई डेटा चाहिएगा, कंट्रोल यूनिट को कोई डेटा चाहिएगा, तो वो सीधा जाके ढूंढ लेगा। थिंक ऑफ इट लाइक एन इंडेक्स की थर्ड वाले कबर्ड के, फोर्थ वाले शेल्फ के, फिफ्थ वाले फाइल के सेकंड वाला पन्ना निकाल के लाना है, तो ढूंढने का दरकार ही नहीं है, सीधा जाके निकाल के लेकर आ जाएंगे। दैट इज व्हाट विल बी देयर इन एड्रेस रजिस्टर्स। हमारे पास 4 टाइप के रजिस्टर्स हैं, जिनमें सबसे पहला है अक्यूमुलेटर रजिस्टर्स, जो रनिंग टोटल्स यानी इंटरिम वैल्यूज, यानी आपकी भाषा में बोले WIP वैल्यूज स्टोर कर रहा होगा, जो प्रोसेसिंग के दौरान नया वैल्यूज क्रिएट होगा। दूसरा है स्टोरेज रजिस्टर्स, जो एक्चुअल डेटा जो हम ढूंढ के निकाल के ला रहे हैं रैम में से, उसको रख रहा होगा। तीसरा है एड्रेस रजिस्टर, जिसमें एड्रेस लिखा होगा कि प्राइमरी मेमोरी पे, रैम रोम पे कौन सा डेटा कहां रखा हुआ है, ताकि उसे ढूंढना नहीं पड़े, हम डायरेक्टली निकाल के ला सके। ये तीनों का रजिस्टर का काम फिक्स्ड है। इसको छोड़ के अगर कोई भी और डेटा रखना होगा तो उसके लिए एक मिसेलेनियस होगा। मिसेलेनियस नाम से समझो, इस मिसेलेनियस, एनीथिंग एल्स विल बी केप्ट इन मिसेलेनियस। रनिंग टोटल्स जाएगा, इंटरिम वैल्यूज जाएगा अक्यूमुलेटर में, स्टोर्ड वाला डेटा जाएगा स्टोरेज रजिस्टर्स में, एड्रेस रजिस्टर्स में तो एड्रेस होगा, खाली डेटा कहां रखा हुआ है, बाकी कोई भी डेटा अगर टाइप का कुछ भी हो सकता है तो वो मिसेलेनियस में रखा जा रहा होगा। 4 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। देखो समझ में आ रहा है क्या? Accumulators are for running totals of arithmetic values. WIP, interim values created during processing. तो प्रोसेसिंग के दौरान जो भी नया वैल्यूज क्रिएट हो रहा होगा वो यहां पे स्टोर किया जाएगा। लिख के रख लो वहां पे, WIP interim values created during processing. WIP interim values created during processing. इनफैक्ट चाहो तो वहां पे वो एग्जांपल लिख के रख लो कि 2 + 2 × 3, so 4 will be kept in accumulator. 2 + 2 × 3, so 4 will be kept in accumulator. Address registers for storing memory address of instructions. memory address of instructions की मेमोरी में कौन सा डेटा कहां है, मेमोरी यानी यहां पे प्राइमरी मेमोरी का बात कर रहे हैं। मेमोरी एड्रेस, मेमोरी यानी यहां पे प्राइमरी मेमोरी का बात कर रहे हैं। स्टोरेज रजिस्टर्स for storing the data temporarily.
actual data from main memory is brought and kept here. तो मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का ही एक नाम होगा मेन मेमोरी। तो एक्चुअल डेटा प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी में से निकाल के लेकर आएंगे और उसको यहां पे रख रहे होंगे। एक्चुअल डेटा प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी में से निकाल के लेकर आ रहे होंगे और उसको यहां पे रख रहे होंगे हम लोग। लास्ट वाला इज मिसलेनियस, दैट विल बी यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। क्लियर है क्या? 4 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, accumulator registers, address registers, storage registers and miscellaneous. Virtual वाले please check, are we very clear with this? Physical life everyone? Okay. Virtual वाले please confirm, are we clear with this? ओके ओके, स्टोरेज डिवाइसेस से हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं पहले जितना सीखा हमने आज। सबसे पहले सीखा व्हाट इज डेटा। सो हमने कहा डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रॉम विच नो मीनिंगफुल कंक्लूजन्स कैन बी डिराइव्ड। सेकेंड हमने सीखा व्हाट इज इंफॉर्मेशन। वी सेड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा एंड इट हेल्प्स अस इन डिसीजन मेकिंग। थर्ड हमने सीखा सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर इंटरडिपेंडेंट, इंटररिलेटेड, दैट ऑपरेट कलेक्टिवली टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस और अ गोल। नेक्स्ट हमने सीखा इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो सिस्टम जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा एंड दैट हेल्प्स अस इन डिसीजन मेकिंग। हमने फर्दर सीखा इंफॉर्मेशन सिस्टम में गीगो कॉन्सेप्ट होता है, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। द क्वालिटी ऑफ इनपुट डेटा विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इंफॉर्मेशन। फिर हमने सीखा एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस, दोज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स दैट आर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। हमने सीखा डेटाबेस इज अ सिंगल फाइल or a collection of files where all the data is kept in a systematic and arranged manner and all the files are linked to each other. That's going to be called a database. हमने आगे बढ़ के डिस्कस किया आपके साथ, हमने आगे बढ़ के डिस्कस किया 5 स्टेप्स एक्टिविटीज, 5 फंक्शंस। क्या क्या था? सबसे पहला इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, फीडबैक। फिर हमने सीखा 5 कंपोनेंट्स। 5 कंपोनेंट्स में क्या क्या था? पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क्स। फिर हमने पीपल में 2 टाइप के लोगों के बारे में सीखा। 2 टाइप के लोगों में था यूजर स्टाफ एंड टेक्निकल IS पर्सनल, जो सिस्टम को रनिंग कंडीशन में रखेंगे। नेक्स्ट हार्डवेयर के 4 पार्ट्स थे। सबसे पहला इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट में सिर्फ एग्जांपल सीखा हमने। प्रोसेसर के 3 पार्ट थे हमारे लिए, ALU, CU एंड रजिस्टर्स। ALU अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल काम कर रहा होगा, कंट्रोल यूनिट बाकी सारे यूनिट्स को कंट्रोल करने वाला काम करेगा, एंड रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। दे आर वेरी फास्ट बट वेरी स्मॉल। 4 टाइप के रजिस्टर्स होंगे। अक्यूमुलेटर रजिस्टर्स फॉर स्टोरिंग रनिंग टोटल्स, एड्रेस रजिस्टर्स जहां पे एड्रेस लिखा होगा व्हाट डेटा इज केप्ट वेयर इन द मेन मेमोरी, storage registers for storing the actual data that is brought from the main memory, and miscellaneous that will be used for general purposes. इतना रिवाइज करके रखो। आज का सेशन शॉर्ट रहा है, हमने हार्डली 8-10 पन्ना भी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट सेशन। बट ऑब्वियसली एज वी मूव ऑन वी विल हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स टू डिस्कस, लॉट ऑफ एडिशनल कंटेंट दैट वी विल कीप एडिंग ऑन टू। यहां तक रिवाइज करके आइए, नेक्स्ट सेशन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू सो मच।